व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्श। बच्चों को इंग्लिश है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है। कंप्यूटर के टीचर भी आते हैं हमारे यहाँ, कंप्यूटर भी रखे हुए, कंप्यूटर भी सिलेबस में लगा हुआ है, वो भी पढ़ाते हैं। लेकिन ऊपर से इसमें गोबर का लेपन किया हम लोगों ने। ये गर्मियों में तो इसको ठंडा रखता है और सर्दियों में इसको गर्म रखता है। ये पुस्तक भी बच्चों को निःशुल्क विद्यालय की तरफ से दी गई है। जहाँ एजुकेशन के नाम पे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, वहाँ पे आज भी गुरुकुल पूर्ण रूप से निःशुल्क चल रहा है। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के नाम आते ही सभी के मन में आईटी कंपनियों का एक विचार आता है कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में अनेक ढेर सारी आईटी कंपनियां हैं। लेकिन आज हम इसी ग्रेटर नोएडा में आपको एक ऐसे दिव्य गुरुकुल के दर्शन कराएंगे जो भारत की अति प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति का परचम इस पूरे क्षेत्र में लहरा रहा है। यहाँ पे अनेक विद्यार्थी भारतीय गुरुकुल परंपरा से विद्यार्थी अध्यापन कर रहे हैं और देखते हैं किस तरह का उनका पूरी दिनचर्या है और कैसे वो अपने आप को आज के आधुनिक समय पे पाते हैं, कैसे वो अपना जो मानवीय विकास है वो कैसे देख रहे हैं, कैसे वो अपने भविष्य को इस गुरुकुलीय परंपरा से जोड़कर सुरक्षित मान रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि इस आधुनिक समय पे भी वो भारतीय गुरुकुल परंपरा को कैसे जीवित यहाँ के गुरुजन रख रहे हैं। गुरुकुल की पूरी दिनचर्या बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रातः जागरण 4 बजे यहाँ के बालक कर रहे हैं, जो यहाँ पे विद्या अध्ययन कर रहे हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, जबकि आजकल शहरों में आप देखिए क्या स्थिति है कि 4 बजे छोड़िए आप 7-8 बजे तक बच्चे नहीं उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं गुरुकुल के शिक्षक उमाकांत जी। उमाकांत जी से ही हम जानेंगे इस गुरुकुल के बारे में कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है और उनकी पूरी जो दिनचर्या है विद्यार्थियों की वो क्या है। यह गुरुकुल जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जनपद में ग्रेटर नोएडा शहर है और ग्रेटर नोएडा शहर के ईटा फर्स्ट सेक्टर ईटा फर्स्ट में यह स्थित है। 8 वर्षों से यह चल रहा है, 8-9 वर्षों से यहाँ पे निरंतरता से चल रहा है और बहुत जल्द इसको मान्यता प्राप्त मिलने वाली है। हमारी सरकार इसको बहुत जल्द इसको मान्यता देने वाली है और मान्यता देने के बाद ये और ऊंचे लेवल पर जाएगा। वेद और व्याकरण यहाँ का मुख्य विषय है। साथ ही साथ बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से जो यहाँ का पेपर होता है, यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शाम को सर आते हैं, दिग्पाल सर उनका नाम है। यहाँ पर आके बच्चों को इंग्लिश है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है। कंप्यूटर के टीचर भी आते हैं हमारे यहाँ, कंप्यूटर भी रखे हुए, कंप्यूटर भी सिलेबस में लगा हुआ है, वो भी पढ़ाते हैं। मतलब आधुनिकता के साथ गुरुकुल परंपरा से दोनों से ये जुड़ा हुआ है। संस्कृत हमारा मेन है, तो संस्कृत तो आए ही, बच्चों को हिंदी आती है, साथ में इंग्लिश भी आनी चाहिए क्योंकि भविष्य आने वाला जो समय है उसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रेजेंट टाइम में माध्यम दिन शाखा, यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा है। माध्यम दिन शाखा के 40 अध्याय में 1975 मंत्र हैं, उन मंत्रों का स्वाध्याय चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में बच्चों के 12 अध्याय हो चुके हैं। साथ में जो पाणिनि जी के जो द्वारा विरचित पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण जो है संस्कृत का अगर देखें तो ग्रामर मोस्ट ग्रामर जो है पाणिनि व्याकरण है, उस पाणिनि व्याकरण को ही बच्चों को हम साथ साथ अध्ययन करा रहे हैं। पाणिनि व्याकरण जो है 6ठी क्लास से चालू हो जाता है इनका, क्योंकि शुरू के वर्ड जो है संज्ञापर्ण जिसे कहते हैं वो 6ठी क्लास से चालू हो जाता है। जैसे वर्ण ज्ञान है, संस्कृत के वर्ण ज्ञान है, ये सारी बातें 6ठी क्लास से धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है, जो कि BA MA लेवल तक उसका पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर 12 तक के बच्चे हैं। हाँ, 12 तक के बच्चे हैं, 12 तक के बच्चे हैं। ये हमारा इधर आपको दिखाते हैं, ये कक्षा रूम है और कक्षा रूम के साथ साथ ये यहाँ विद्यार्थी अध्ययन भी करते हैं। छोटा सा मंदिर भी है और छोटे से मंदिर, इसी में पूजा, इसी में बच्चे स्वाध्याय करते हैं। 4 बजे उठते हैं, उसके बाद गंगा लहरी है, स्नान आदि करके संध्या करते हैं और संध्या करने के बाद रुद्राभिषेक। हम पर डे भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करते हैं। 1 घंटा समय लगता है हर दिन। हमारे यहाँ नर्मदेश्वर भगवान विराजमान है, इनका प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद सूर्य नमस्कार हम करते हैं। सूर्य नमस्कार भी सुबह सुबह हम लोग करते हैं, जो कि 8 बजे होता है। उसके बाद 8:30 बजे बच्चों का स्वल्पाहार होता है। 9 बजे बच्चों का जो क्लास प्रारंभ हो जाती है। 9 से 12
कंटिन्यू क्लास रहती है, जिसमें यजुर्वेद हमने जो आपको बताया, यजुर्वेद की मध्यम दिन शाखा है उसको पढ़ाते हैं। और शाम टाइम में जब सर आते हैं तो वो अपनी आधुनिक कक्षा यहाँ 2 से 5 के बीच में चलती हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ है। और शाम के पीरियड की बात करें, उसके बाद बच्चे 1 घंटा खेलने के लिए जाते हैं। 4:30 बजे यहाँ से उठ जाते हैं, 4:30 बजे के बाद 1 घंटा बच्चों खेलना हो जाता है। 4:30 से 5:30, 5:30 आने के बाद यहाँ बच्चे सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद पुनः संध्या में बैठते हैं, संध्या करने के बाद भगवान की आरती करते हैं, आरती करने के बाद जो शाम की पीरियड है हमारी, जो 6 साढ़े 6 बजे के बाद है, वो 6:30 बजे के बाद जो पीरियड है वो आती है संस्कृत व्याकरण की। सभी जानते हैं रघुवंश महाकाव्य, कालिदास का विरचित रघुवंश महाकाव्य, प्रथम सर्ग उसका लगा हुआ है, उसका द्वितीय सर्ग सिलेबस में लगा हुआ है बच्चों के संस्कृत सिलेबस में। शिवराज विजय शिवाजी के बारे में सभी लोग जानते हैं, वो भी सिलेबस में लगा हुआ है। सब्जेक्ट है ये सब सब्जेक्ट है, संस्कृत के सब्जेक्ट हैं। शिवराज विजय है। बता सकते हो अपने पास है कुछ? हाँ, कुछ पुस्तकें मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये पुस्तक है शिवराज विजय, और ये सिलेबस, बच्चों के सिलेबस में ये पुस्तक आप सभी लोग देखे होंगे, श्रीमद् भगवद गीता। ये बच्चों के सिलेबस में कक्षा 6 से ही लग गई है। हाँ, 6 से स्टार्ट हो जाती है और 12 तक आते आते इसको पूरा कर दिया जाता है। बिल्कुल मतलब अनिवार्य विषय है बच्चों के लिए। हाँ, ये शिवराज विजय कक्षा 8। ये शिवराज विजय, आप शिवाजी के बारे में पढ़े होंगे, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। इस विषय को अंबिका दत्त व्यास जी हैं, एक कवि हैं, उन्होंने लिखा है, पूरी संस्कृत में लिखी हुई है। उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, और मुसलमानों से, यवनों से कैसे युद्ध किया, कैसे आगे तक बढ़े, वो पूरा इसमें लिखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन, हाँ, पूरा जीवन परिचय इसमें है, कैसे वो हमारे भारत देश से अंग्रेजों को मार करके भगाया, मुसलमानों को मार करके भगाया। बहुत सारे मुसलमान हमारे भारत देश में आए और उन्होंने यहाँ पे, जैसे गजनी है, गजनी आया था सर्वप्रथम, औरंगजेब, बाबर, ये सब, इन सबको इन्होंने यहाँ पे उसके बारे में पूरा सबसे पहली पुस्तक, हाँ, जितना भी हुआ, हाँ, वो सारी कुछ इसमें लगा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की स्थापना की, हाँ, वो सब कुछ इसमें विधिवत विधि विधान से संस्कृत में लिखा हुआ। हमारा लक्ष्य भी यही है कि जो गुरुकुल का विद्यार्थी हो वो सांगोपांग हो। सांगोपांग का तात्पर्य यह है कि हर विषय में उसकी जानकारी हो। ये दीवार सीमेंट की तो नहीं लग रही है, किस चीज की दीवार? ये अगर हम बात करें अंदर से तो ईंट ही लगी हुई है। अच्छा। ईंट और सीमेंट की जुड़ाई है, लेकिन ऊपर से इसमें गोबर का लेपन किया हम लोगों ने। ऊपर से गोबर का लेपन किया हुआ है। इससे हम अगर बात करें, कोरोना प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कोरोना से बहुत बचत करता है ये। तो गोबर में भी मतलब जैसे गाय का गोबर है? गाय का गोबर है। ये गर्मियों में तो इसको ठंडा रखता है और सर्दियों में इसको गर्म रखता है, इसकी ये खासियत है। अच्छा, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं। हाँ, आप खुद एक मतलब एहसास करेंगे बाहर की गर्मी का और अंदर की गर्मी का, आपको खुद पता चल जाएगा कि मतलब कितना फर्क है इसमें। अगर बात रही मच्छरों की, तो मच्छरों के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो और सबसे हम तो वो चीज़ें उपयोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं। नीम के पत्ते का धुआं किया, नीम के पत्ते के धुआं सारे मच्छर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये हमारा भोजनालय है। अच्छा, यहाँ बच्चे भोजन करते हैं। एक छोटा सा रसोई है जहाँ बच्चों का भोजन बनता है, और ये इसको अतिथि कक्ष भी हम कहते हैं। और इसमें जैसे मैं यहाँ टीचर हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं रहता हूँ, और हाँ, मेरा निवास है। और कोई आ गया, आप जैसा विशेष अतिथि आया, तो उसका भी यहीं निवास होता है। भोजन का जो मेन्यू है वो कैसे तय होता है, मतलब कैसे? भोजन का मेन्यू अगर हम बात करें तो सुबह बच्चों को 8:30 बजे समय फिक्स है, 8:30 बजे, ना इधर ना उधर। 8:30 बजे बच्चे यहाँ बैठते हैं। गीता का 15वां अध्याय बोलते हैं। 15वां अध्याय बोलते बोलते बच्चों को स्वल्पहार बांट दिया जाता है। स्वल्पहार में अगर बात करें हम क्या देते हैं, तो उनको हम कभी चना दे दिए, कभी मटर दे दिए, कभी हलवा दे दिए, कभी दलिया, कभी खिचड़ी, कभी मुरमुरा। अगर साप्ताहिक बात करें, साप्ताहिक की 7 डिश उनको उपस्थित कराई जाती हैं। भोजन में आए, भोजन का समय है फिक्स मध्याह्न में 12:30 बजे। 12:30 बजे भोजन का ये है कि दोपहर में जो रहता है चावल दाल सब्जी रोटी, और शाम टाइम में 8:30 बजे भोजन होता है। 8:30 बजे भोजन होने के बाद बच्चे विश्राम करते हैं। 8:30 बजे भोजन में सब्जी और रोटी, सब्जी अनेक प्रकार की जो भी प्रेजेंट टाइम में चलती है। जंक फूड नहीं खिलाया जा रहा है और पूर्णतः ऑर्गेनिक फूड और जो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाए ऐसा ही भोजन यहाँ पर विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित है। गुरुकुल में बिल्कुल नहीं, ये लहसुन प्याज तामसिक पदार्थ हम लोग मानते हैं इसको। तामसिक भोजन बिल्कुल वर्जित है। अगर नशा वगैरह की तो आप सोचे ही मत, बिल्कुल सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि मतलब बच्चे करते होंगे। संचालक महोदय हमारे मतलब बहुत ही सज्जन स्वभाव, उनका नाम आचार्य रविकांत दीक्षित, और जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं प्रेमकांत दीक्षित,
वो यहीं पर अभी कुछ कार्यवश बाहर गए हुए हैं, प्रेजेंट टाइम में उपस्थित नहीं हैं। बच्चों को शिक्षा जो हम दे रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, बच्चों से 1 रुपये नहीं लिया जाता यहाँ पे। हमारे प्रेजेंट टाइम में 20 से 25 विद्यार्थी हैं और 20 से 25 विद्यार्थियों को रहना, खाना, सोना, पढ़ाना, वस्त्र, जो भी उनको आवश्यकता होती है, तेल, साबुन इत्यादि सारी वस्तु उनको यहाँ से उपस्थित दी जाती हैं। बात करें इस पुस्तक की, ये पुस्तक भी बच्चों को निःशुल्क विद्यालय की तरफ से दी गई है। जहाँ एजुकेशन के नाम पे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, वहाँ पे आज भी गुरुकुल पूर्ण रूप से निःशुल्क चल रहा है। फर्क इतना है कि वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। बच्चे किसी और के हैं और अनाज देने वाले कोई और हैं, इतना फर्क है यहाँ पर और कोई फर्क नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इस समय बच्चे जो हैं सायंकालीन संध्या कर रहे हैं। सायंकालीन संध्या करने से क्या होता है कि जो दिन में हम छोटे मोटे पाप करते हैं, जैसे चींटी मर गई, कुछ हमने किसी को गलती से गाली दे दी, मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ हमने कर दी, उस ये संध्या करने से वो गलतियाँ मिट जाती हैं। 3 बार संध्या करते हैं और त्रिकाल संध्या हमको करनी चाहिए। एक द्विज बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जिसको जैसे जानकारी मिलती है तो यहाँ एडमिशन के लिए आ जाते हैं और छोटा सा टेस्ट लेकर, टेस्ट में क्या लेते हैं कि विद्यार्थी 5वीं पास होना चाहिए और पास होने के साथ साथ उसको हिंदी बोलना आना चाहिए, संख्याएं आनी चाहिए, ABCD की जो वर्णमाला है इंग्लिश की वो भी आनी चाहिए और उससे एडमिशन कर लेते हैं विद्यार्थियों का। ब्राह्मण का, द्विज का एक शिखा अंटीना है जिससे मतलब बुद्धि जो हमारी है एकाग्र रहती है। मन जो भटकने वाला कार्य होता है, मन भटकने का कार्य कम करती है। अगर हमारी शिखा जितनी बड़ी है, जितनी अच्छी तरीके से बंधी हुई है, उस तरीके से जैसे बच्चे बांधते हैं, वो मन को भटकाव से रोकती है। इसके नियम ये है कि भोजन करते वक्त खुली होनी चाहिए। अच्छा, भोजन करते वक्त खुली हुई होनी चाहिए। नई जानकारी हमें। रात्रि को निद्रा करते वक्त ये खुली होनी चाहिए। शमशान में अगर अर्थी में जा रहे हैं वहाँ भी खुली होनी चाहिए। शौच आदि अवस्था में भी खुली हुई होनी चाहिए। बाकी पढ़ने की अवस्था में, संध्या करने की अवस्था में और बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिसमें हर जगह बंधी होनी चाहिए। जहाँ पे मन एकाग्र, हाँ, मन एकाग्र रहे। कोई भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पे शिखा बंधी रहे, ताकि हमारा जो मन मस्तिष्क है उसी कार्य के प्रति संलग्नता से लगा रहे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, उसमें एक अल्पाहारी भी है और गृह त्याग तो इन्होंने कर ही रखा है। खैर सब घर से बाहर हैं अपने, तो एक अल्पाहारी बस में, तो अल्पाहार इनको रहना चाहिए ताकि निद्रा कमाए और निद्रा कमाने की वजह से अपना ये पढ़ाई में समय ज़्यादा दे सकें, अन्य कार्य में समय ज़्यादा दे सकें। तो इस बात पे, और वैसे भी कहते हैं कि अधिकतर बीमारी होती है पेट से होती हैं। हमारे पास 2 वस्तु हैं, एक तो यहाँ का संचालन है, दूसरा स्थायित्व है। तो दोनों बड़े कठिन ही कार्य हैं। यहाँ के स्थायित्व के लिए भी व्यवस्थाएँ चाहिए लाखों रुपये महीने के हिसाब से। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रबुद्ध समाज से ये आग्रह करूँगा कि हमारा तन मन धन से सहयोग करें और इस संस्कृति संस्कार के जो वृक्ष है इसको पल्लवित और पुष्पित होने में अपना अपना योगदान दें। यही मेरी सभी से प्रार्थना है। गुरुजी, अभी कौन सा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय? अभी ये जो कालांश है छात्रों का, ये इनका नव्य व्याकरण का है। हाँ, जिसे हम पीरियड बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे ही हिंदी में और संस्कृत में कालांश बोलते हैं। तो ये जो समय है इनका नव्य व्याकरण की कक्षा का है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थात और भी SST के तीनों पार्ट्स हैं, मतलब ऑल पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर है, इसके बाद कंप्यूटर का, हाँ, तो इसके बाद में कंप्यूटर की कक्षा है इनकी। ठीक है, ये जो है ना हमारा, जैसे हम पेपर पे, कागज़ पे पेंसिल से या पेन से चित्रकारी करते हैं, उसी हिसाब से, वैसे ही ये जो कंप्यूटर है इसमें पेंट आता है। यहाँ हमारा जो पेन के रूप में ये माउस दिया रहता है, जो पेन से काम लेते हैं हम माउस से काम लेंगे। और ये पूरा एक पेज है मेरे पास, पेपर ब्लैंक, इस पे हम जो चाहे वो बना सकते हैं। सौरभ जी, इस समय बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए। जी, ये बेसिक्स कंप्यूटर के फंडामेंटल सीख रहे हैं। जैसे कि पेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली जानते हैं कि हाँ अगर ये कंप्यूटर इसको चलाते कैसे हैं। तो रफ़ यूज़ के लिए पेंट से अच्छा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि माउस इस पर चलाना सीखते हैं, कीबोर्ड एडिटिंग सब कुछ इस पर सीखते हैं। मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, महर्षि पाणिनि वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ। ये यात्रा 2013 से शुरू हुई
और कभी 4 बच्चे इसमें गुरुकुल में आए और 35 बच्चों तक हमारी संख्या पहुंच गई है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, आवास की व्यवस्था सभी के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। उद्देश्य ये था कि इस ग्रेटर नोएडा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं। यहाँ अन्य डिग्रियां लेने विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का कोई भी केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ से अपनी संस्कृति और संस्कार जीवंत रहे और समाज में आगे बढ़े।